नमस्ते टूरिज़्म फेलोज़, वेलकम बैक टू टी फॉर टूरिज़्म, जहां हम सिंप्लीफाई करते हैं टूरिज़्म को यूनिट बाय यूनिट। तो एक कमेंट आया था जिसमें हमने यूनिट 10 के जो अकाउंट्स वाला टॉपिक है उनको कवर करने की यहाँ पर बात रखी गई थी। तो आज हम यूनिट 10 के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनके बारे में नीतिका शर्मा जी ने कहा था कि इन्हें सिंप्लीफाई किया जाए। तो ये टॉपिक्स वो हैं जो रिलेटेड है अकाउंट से। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कभी भी अकाउंट्स या कॉमर्स जैसे कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे और ये वाला जो सिलेबस का पार्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है। तो हम इन टॉपिक्स को टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे और जो चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है उन्हीं पर फोकस करेंगे। डीपली डाइव करने के लिए ये टॉपिक काफ़ी मुश्किल और लेंथी है, तो टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से जो जो यहाँ सिलेबस में दिया गया है हम कोशिश करेंगे कि उसी चीज़ को कवर करें और उसी चीज़ पर फोकस करें। तो थोड़े हम PYQs भी देखेंगे कि देखेंगे हम कैसे PYQs बनते हैं इन टॉपिक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो यूनिट 10 का टॉपिक है ये यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ से बिलोंग करता है। जो बाकी दो पैराग्राफ है ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है और ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये रिलेट करता है आपके अकाउंट्स से। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और हम साथ में देखेंगे यहाँ पे जर्नल बुक क्या होती है और लेजर बुक क्या होती है। वैसे तो हम इनको लाइन वाइज पढ़ सकते हैं, पर जैसे कि एक सिस्टम वाइज होता है किस तरह से ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, तो हम आज इतने ही टॉपिक को कवर करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा आपको समझ आता रहे और धीरे धीरे हम इस तरह से आगे बढ़ते रहें और सिस्टम वाइज सिस्टमेटिकली ही हम इसे कवर करें। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 10 के फर्स्ट टॉपिक के थर्ड पैराग्राफ से, जो है बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। व्हाट आर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वो बुनियादी ढांचा है, वो फाउंडेशन है जो किसी भी बिजनेस को लीगल और फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनाते हैं। इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और किताबें आती है जिनमें बिजनेस के हर एक लेन देन यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक पूरा हिसाब किताब रखा होता है। यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो आपने एक ट्रैवल एजेंसी खोली है और आपने अपनी एक ट्रैवल एजेंसी में एक फैमिली के लिए राजस्थान का टूर पैकेज बुक किया है। तो इसमें स्टेज 1 क्या होती है। इसमें स्टेज 1 होगा कि आपने उन्हें 50,000 का एक इन्वॉइस बिल दिया और उन्होंने आपको पेमेंट करके रिसिप्ट बिल लिया। ठीक है, तो ये जो रिसिप्ट होता है ये आपका पहला अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है। फिर स्टेज 2 होता है कि आपने अपनी डेली बुक में एंट्री की कि 4 मई 2026 को मैंने एक राजस्थान का टूर मिस्टर शर्मा नाम के एक आदमी को दिया और 50,000 उनसे लिए। तो ये आप जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर स्टेज 3 में आता है आपका लेजर। मतलब आपने अपने सेल्स अकाउंट में 50,000 ऐड किए और कैश अकाउंट में भी एंट्री की। और स्टेज 4 है आपकी वेंडर पेमेंट। अब आपने वो जो 50,000 उनसे लिए थे तो 50,000 में से 30,000 होटल को पे किए, होटल ने आपको एक बिल दिया। ये फिर से एक सोर्स डॉक्यूमेंट बन गया जिसे आप अपने वेंडर पेमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगी। तो ये जो अभी तो शायद आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या क्या कहा, पर आपको इतना याद रखना है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी लेन देन हो रही है, वो सिर्फ पेपर तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये एक तरह से किसी भी बिजनेस की एक मेमोरी बनती है। अगर रिकॉर्ड सही नहीं होंगे, अगर हम लेखा जोखा किसी भी बिजनेस का सही नहीं करेंगे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमें वो जो हमने टूर पैकेज बेचा है उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट के तौर पर, एक फाइल के तौर पर और एक बुक के तौर पर इसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखो, टूरिज्म इंडस्ट्री में अकाउंटिंग का काम तब तक शुरू नहीं होता है
जब तक कि आपके पास लेन देन का कोई ठोस सबूत ना हो, कोई प्रूफ ना हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री में अकाउंटिंग का काम तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि आपके पास कोई भी ठोस प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के लिए एक फ़िज़िकल प्रूफ होना ज़रूरी है। इन्हें हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। जो भी ये फिज़िकल प्रूफ होते हैं, ये वर्ड ध्यान से याद रखिए कि जो भी यहाँ पर फिज़िकल प्रूफ है, इन्हें हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो आइए हम इन्हें एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं कि ये क्या क्या है। तो मान लो कि आपकी जो एक ट्रैवल एजेंसी है उसका नाम है हिमालयन रिट्रीट, तो और उसमें आप एक टूर पैकेज दे रहे हैं। तो आपने वो जो टूर पैकेज है वो एक कपल के लिए मनाली का पैकेज बुक किया है। इस पूरे सफ़र में अलग अलग स्टेज पर ये प्रूफ कैसे काम आएंगे, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इनवॉइसेस एंड बिल्स, यानी उधार या सेवा का बिल। तो ये क्या होता है? ये वो बिल है जो होटल्स, बस वेंडर्स या एयरलाइंस आपको देते हैं जब वो अपनी सर्विसेज दे देते हैं। जब कोई सर्विस या सामान दिया जा चुका हो लेकिन उसका पैसा तुरंत ना मिला हो, तब इनवॉइस इशू किया जाता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि सर्विस या सामान तो दिया जा चुका है पर उसका पैसा अभी पे नहीं किया गया है, तो इसे कहते हैं हम इनवॉइस एंड बिल। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी ट्रैवल एजेंसी ने एक बस वाले से 10 बसें हायर की है। तो ट्रिप ख़त्म होने पर जो बस वेंडर है आपको एक इनवॉइस भेजेगा। ये एक रिक्वेस्ट है पेमेंट के लिए। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर हुआ है, यानी उस बस वाले ने उधार दिया है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें वेंडर को अभी कितना पैसा देना बाकी है, यानी जो अकाउंट है वो पेएबल है। ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम कैश मेमोज एंड रिसिप्ट पे, यानी तुरंत पेमेंट का सबूत होता है ये कैश मेमो एंड रिसिप्ट। तो जब आप किसी को तुरंत कैश देते हैं या ट्रैवलर से पेमेंट लेते हैं तो ये उसका प्रूफ होता है। फॉर एग्जांपल, आपने मनाली में एक लोकल गाइड को 2000 रुपये कैश दिए, तो गाइड ने भी आपको तुरंत कैश मेमो दे दिया। या फिर ट्रैवलर ने आपको 50,000 दिए और आपने उन्हें ये रिसिप्ट दी, ये बिल दिया, तो ये प्रूफ है कि तुरंत वहाँ पर जो है लेन देन में पेमेंट हो चुकी है, कोई भी पैसा लेना देना बाकी नहीं है। तो ये होता है कैश मेमोज एंड रिसिप्ट। या कि डेली लाइफ से भी जुड़े जो टर्म्स है तो इन्हें आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और अपने जो है डे टू डे लाइफ से रिलेट कीजिए इसे। फिर यहाँ पर देखते हैं गेस्ट फोलियो। तो ये जो है PYQ में आ चुका है एक बार, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। गेस्ट फोलियो क्या होता है? तो जो गेस्ट फोलियो है, यानी जो गेस्ट है उसके बारे में सारी डिटेल है इसमें। उसने जो भी खर्चा किया है तो ये उसके बारे में ही एक तरह से हिसाब किताब होता है, ट्रैवलर्स का डिटेल्ड हिसाब होता है। गेस्ट फोलियो एक ऐसा मास्टर बिल या रजिस्टर होता है जिसमें एक गेस्ट के स्टे के दौरान होने वाले सारे खर्चे का स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड लिखा जाता है। तो जैसे मान लो आपके होटल में जैसे अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जो ये गेस्ट फोलियो होते हैं ना, ये चेक इन के वक्त खुल जाता है और चेकआउट के वक्त फाइनलाइज होता है। आपको ये पता ही होगा कि चेक इन क्या होता है और चेकआउट क्या होता है। जब हम किसी होटल में जा रहे हैं तो इसका मतलब होता है चेक इन, और जब हम उस होटल से बाहर निकल गए हैं तो उसका मतलब होता है चेक आउट। तो होटल सिर्फ जो है रूम का पैसा नहीं लेता है। जब एक गेस्ट होटल में आया है तो वो सिर्फ रूम का पैसा नहीं ले रहा है, वो स्टे के दौरान गेस्ट के कई और सर्विसेज भी जब जो गेस्ट है यूज़ करता है तो उसको गेस्ट फोलियो में वो सारा हिसाब किताब रखता है। जैसे एकोमोडेशन चार्जेस हो गए। एकोमोडेशन चार्जेस में क्या आया आपका कि रोज़ाना, मतलब मान लो जो गेस्ट है आपके होटल में 2 या 3 दिन के लिए आया है तो रोज़ का जो रूम का रेंट होगा वो उसमें काउंट होगा। फिर मान लो वो वहाँ पर रूम सर्विसेज में फूड एंड बेवरेजेस यानी खाना भी मंगा रहा है, यानी रेस्टोरेंट भी गया,
तो वो भी इस बिल में जुड़ेगा। फिर एक्स्ट्रा फैसिलिटी, मान लो उसने लॉन्ड्री सर्विसेज ले ली या मिनी बार का यूज़ कर लिया या फिर उस होटल में स्पा ट्रीटमेंट ले ली, तो वो भी इस गेस्ट फोलियो में जुड़ेगा। फिर कोई अगर टैक्सेस वगैरह है, जीएसटी वगैरह है या कोई एक्स्ट्रा लोकल टैक्सेस है जो टोटल अमाउंट पर लगते हैं, तो वो भी इस गेस्ट फोलियो में जुड़ेंगे। मान लो आपने मनाली के एक होटल में 2 दिन के लिए स्टे किया है, ठीक है। तो होटल के सॉफ्टवेयर में सबसे पहले तो आपका नाम जाएगा, तो आपके नाम से एक फोलियो खुल जाएगा, आपके नाम से एक खाता खुल जाएगा। तो सबसे पहले उसमें डे 1 का रूम रेंट आएगा। मान लो उस रूम का रेंट है 3,000 रुपये, तो पहले दिन वो 3,000 ऐड हो जाएगा। फिर आपने मान लो रूम सर्विसेज वगैरह मंगाई, खाना मंगाया 500 रुपये का, तो वो ऐड हो गया। फिर मान लो आपने लॉन्ड्री सर्विस यूज़ की, तो उसके 200 रुपये चार्जेस ले लिए। तो ऐसे ऐसे करके सारे ऐड हो जाएंगे। फिर जब आप चेकआउट करेंगे, तो चेकआउट के वक्त जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो उस फोलियो को जो है प्रिंट करता है। फिर आपको एक सिंगल बिल मिलता है जिसमें रूम के चार्जेस, फूड के चार्जेस, लॉन्ड्री के चार्जेस, टैक्सेस वगैरह सब लिखे होते हैं। तो ये गेस्ट फोलियो में ऐड होता है। तो ये गेस्ट फोलियो क्यों ज़रूरी है? इससे होटल को याद नहीं रखना पड़ता है कि किसने कितनी कॉफ़ी पी, हर ट्रांजैक्शन तुरंत रिकॉर्ड होती है। इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है। गेस्ट को चेकआउट करने के वक्त पता होता है कि उसने किस चीज़ के पैसे, उसे पता होता है कि उसे किस चीज़ के पैसे वहाँ पर देने हैं और उसने क्या क्या चीज़ें यूज़ की है। और अकाउंटिंग में ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है जिसे बाद में लेजर में एंट्री की जाती है। तो इस वाले टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए। और इसी गेस्ट फोलियो में देखो, यहाँ पर ये 2 टाइप के होते हैं गेस्ट फोलियो। एक है हमारा यहाँ पर इंडिविजुअल फोलियो और एक है मास्टर फोलियो। तो मैं इस टॉपिक को इतना लेंथी तरीके से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये PYQ में एक बार आ चुका है। तो अगर आप इसे एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो या तो आपको एलिमिनेशन मेथड में आपके काम आएगा, या तो फिर हो सकता है इसी से रिलेटेड आगे कोई क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पर देखिए, इंडिविजुअल फोलियो होता है जो एक सिंगल गेस्ट या कमरे के लिए होता है, और जो मास्टर फोलियो होता है ये होता है किसी बड़े ग्रुप के लिए। जैसे किसी बड़े ग्रुप ने बुकिंग कर ली, कोई शादी वाला हो गया या कॉरपोरेट ट्रिप्स हो गई, तो सारे कमरों का बिल एक ही मास्टर फोलियो में बनता है। यानी जो ग्रुप लीडर होता है वही इसे पे करता है। तो फाइनेंशियल जर्नी जो है वो एक इसी मास्टर फोलियो के अंडर कवर की जाती है। तो जब तक गेस्ट होटल के अंदर है तो उसकी हर एक्टिविटी इसमें रिकॉर्ड होती है। आपको ये भी याद रखना है कि जो गेस्ट फोलियो है, जब तक वो होटल के अंदर है तो वो गेस्ट फोलियो में ही रहेगा, जितने भी सारी डिटेल है। जैसे ही जो गेस्ट है वो चेक आउट करता है तो वो इस गेस्ट फोलियो में नहीं आता है, उसे जो है आगे कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सिटी लेजर रखिए या कोई और लेजर होते हैं उसमें इसे कंप्लीट कर दिया जाता है, इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब तक चेक इन है गेस्ट का तब तक वो गेस्ट फोलियो में ही रहेगा। फिर अगला सोर्स डॉक्यूमेंट देखिए, वाउचर्स। तो यहाँ पर देखिए, वाउचर्स का मतलब होता है इंटरनल परमिशन। तो ये वाउचर्स क्या है? अकाउंटिंग की दुनिया में खासकर जो टूरिज़्म है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, उसमें वाउचर एक ऐसा इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज यानी मंजूरी देता है और वेरीफाई करता है। आप इसे एक परमिशन लेटर भी कह सकते हैं या समझ सकते हैं। तो ये बताता है कि बिज़नेस के पैसे सही जगह खर्च हो रहे हैं। वाउचर का सबसे बड़ा काम ये है कि ये बताता है कि अकाउंटेंट ने सारी रिसिप्ट्स और बिल चेक कर लिए हैं और अब पेमेंट की जा सकती है। ये एक लिंक की तरह काम करता है सोर्स डॉक्यूमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बीच में। ओके, ये आपको याद रखना है। टूरिज़्म इंडस्ट्री में वाउचर के यहाँ पर टाइप भी मैंने ऐड किए हुए हैं, तो इसके कुछ टाइप्स है। तो पहले तो आता है जो ये 3 है, कैश वाउचर, पेमेंट वाउचर, ट्रांसफ़र वाउचर। इन्हें कहते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर, यानी जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है। तो ये एक तरह से जो है इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कि जो कैश वाउचर है,
जब किसी लोकल गाइड या टैक्सी ड्राइवर को तुरंत कैश देना होता है तो उसे कहते हैं कैश वाउचर। फिर पेमेंट वाउचर होता है, मान लीजिए आपकी एजेंसी के मैनेजर ने साइन किया है ताकि अकाउंटेंट ऑफिस के रेंट के लिए चेक काट सके, तो ये होता है पेमेंट वाउचर। फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र वाउचर की बात करें तो जब पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शिफ्ट होता है, जैसे बैंक से कैश निकालना, तो वो ट्रांसफ़र हुआ एक तरह से, तो इसे कहते हैं हम ट्रांसफ़र वाउचर। और ये जो होटल वाउचर और ट्रांसपोर्ट वाउचर है, ये रिलेट करता है आपके सर्विस वाउचर इन्हें कहते हैं, यानी ये ऑपरेशनल होता है। तो ये टूरिज़्म स्पेसिफिक होता है जो ट्रैवलर को दिया जाता है, ये होटल वाउचर और ट्रांसफ़र वाउचर। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आप किसी होटल में गए होंगे, वाउचर वगैरह वगैरह मिले होंगे, तो उसमें कुछ ऑफ़र्स वगैरह दिए जाते हैं कि अगर आप दोबारा हमारी सर्विसेज को यूज़ करेंगे तो आपको इतना डॉलर फ्री मिलेगा या फिर इतने % ऑफ मिलेगा आपको इस होटल रूम में, या आपको ये फैसिलिटी आगे फ्री मिलेगी। तो ये भी वाउचर का काम होता है। तो ये जो होटल वाउचर होता है, तो ट्रैवलर इसे होटल रिसेप्शन पर दिखाता है, और ये प्रूव करने के लिए जैसे ये वाला वाउचर वो रिसेप्शनिस्ट को दिखाएगा, और ये इससे ये प्रूव होगा कि उनका जो स्टे है एजेंसी के थ्रू ऑलरेडी पेड है, तो वहाँ पर उन्हें एक्स्ट्रा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ही ट्रांसपोर्ट वाउचर में होता है, ड्राइवर को दिखाने के लिए जब जो ट्रैवलर है पिकअप उसे किया जाता है या ड्रॉप किया जाता है, तो वो वाउचर दिखाता है, तो उससे पता लगता है कि उसने जो अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑलरेडी प्री बुक किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सोचिए आपके एजेंसी में जो आपके एजेंसी का एक बस ड्राइवर फ्यूल भरवाने गया, ठीक है, उसने 5,000 का डीजल डलवाया और पेट्रोल पंप को कैश मेमो दिया। तो यहाँ पर देखिए, हम दोबारा से इसे एक एग्जांपल के साथ दोबारा देखते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर आपके एजेंसी का एक बस ड्राइवर फ्यूल यानी तेल भरवाने गया, ठीक है, उसने 5,000 का डीजल डलवाया और पेट्रोल पंप से कैश मेमो लिया। ये लिया उन्होंने कैश मेमो। कैश मेमो कब मिलता है? जब तुरंत पेमेंट की जाए। फिर उसने वो जो ये वाली रिसिप्ट है ना, उसने अपने ट्रैवल एजेंसी के अकाउंटेंट को दिखा दिया। उसने अकाउंटेंट को दिखाया तो वहाँ से वाउचर बनाया जिसमें लिखा था कि फ्यूल का एक्सपेंस बस नंबर 123 या 124 जो भी है, तो उसने 5,000 का तेल डलवाया, तो वो अकाउंटेंट ने एक तरह से वाउचर बना लिया और अपने मैनेजर को उस वाउचर तो उस कंपनी का वाउचर, मान लो आप ही उस कंपनी के मैनेजर हो, तो आपने उस पर साइन कर लिए। तो इस वाउचर के बेसिस पर जो अकाउंटेंट है वो जर्नल में एंट्री करेगा। तो ये वाउचर क्यों ज़रूरी है? इससे पता चलता है कि किसने पेमेंट अप्रूव की है। जब साल के एंड में ऑडिट होता है तो ऑडिटर हर खर्चे के लिए उसका वाउचर मांगता है। इससे डबल पेमेंट या गलत पेमेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वाउचर वो परमिशन स्लिप है जो बताती है कि बिज़नेस का पैसा कहाँ गया, क्यों गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक रिकॉर्ड्स आपको थोड़े दिमाग में घुस गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, यानी द मेन रजिस्टर्स। अकाउंट्स वो मुख्य रजिस्टर्स होते हैं जो किसी भी टूरिज्म बिजनेस की एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस यानी सच्चाई और कानूनी नियम को बनाए रखते हैं। ओके, तो आइए हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। सिंपल वर्ड्स में तो ये वो रजिस्टर है जहाँ आप बिज़नेस का हर एक पैसे का हिसाब लिखते हैं। ये दो बड़े कानून और फ़ायदों पर टिके हुए होते हैं। पहला है लीगल कंप्लायंस और दूसरा है फाइनेंशियल हेल्थ। तो लीगल कंप्लायंस क्या होता है? इसका मतलब है कानूनी ज़रूरत। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हमें कानूनी ज़रूरत होती है। जैसे हर बिज़नेस के लिए रजिस्टर मेंटेन करना एक कानूनी फ़र्ज़ है। ठीक है,
ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी बिजनेस है उसके लिए ये जो रजिस्टर मेंटेन करना होता है बहुत ही ज़रूरी होता है और कानूनी फ़र्ज़ होता है, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग को ये बाद में दिखाना पड़ता है कि हमने कितना कमाया, कितना खर्च किया। अगर कोई आपके टूरिज़्म बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो इन रजिस्टर को देखकर ही भरोसा करता है कि हाँ, इनका बिजनेस ठीक है, हमें इस पर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कानूनी तौर पर भी ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो ये मेन रजिस्टर है, ये और ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इन्हें रखना ज़रूरी होता है। और अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा बिज़नेस है वो किस तरह से चल रहा है। ये तो चलो कानूनी तौर पर हमें ज़रूरी है, पर अपने लिए अपने पर्सनल बिज़नेस को जानने के लिए भी जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये रखना ज़रूरी है। तो ये रजिस्टर इस बात का सबूत होते हैं कि आपका बिज़नेस मुनाफे में है या नुकसान में है। इन्हीं रजिस्टर की मदद से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। बिना इनके आपको कभी पता नहीं चलता है कि आपकी एजेंसी के पास कितना कैश है, कितना कर्जा है, कितना मुनाफा है, कितना नुकसान है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। मान लीजिए आप एक होटल मैनेजर है, आपके पास दिन भर में लगभग 50 गेस्ट आते हैं। कोई रेस्टोरेंट में खाना खाता है, कोई स्पा यूज़ करता है। अगर आप सिर्फ याद रखेंगे तो महीने के एंड में सब कुछ डामाडोल हो जाएगा, गोलमाल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किए हैं तो आप तुरंत देख सकते हैं कि कौन से गेस्ट का कितना बिल बना था, यानी ये लीगल तौर पर चेक किया जा सकता है। पिछले महीने के मुकाबले इस महीने में कितनी ज़्यादा कमाई हुई, यानी इससे पता लगेगा कि हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी एग्ज़ाम की रिपोर्ट कार्ड बताते हैं कि आपने साल भर में कैसी पढ़ाई की। वैसे ही मतलब एक तरह से ये भी बिज़नेस का रिपोर्ट कार्ड है। जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड होते हैं ना कि आपने पूरे साल पढ़ा होता है और बाद में जाके आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है कि अच्छा आपने इतनी पढ़ाई की थी, आपको इतने सब्जेक्ट में इतने नंबर आए, तो ये एक तरह से रिकॉर्ड होता है। वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट भी आपके बिज़नेस के रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। अगर रजिस्टर साफ और एक्यूरेट नहीं होंगे तो बिज़नेस की जो पोजीशन है वो मजबूत है या नहीं है ये पता नहीं लगेगा। ये रजिस्टर, ये अकाउंट्स, ये बुक्स हमें बताती है कि ये रजिस्टर सिर्फ पेपर नहीं बल्कि बिज़नेस के पिलर्स हैं जिन पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। फिर देखिए यहाँ पर टूरिज़्म इंडस्ट्री में जब इतने सारे लेन देन होते हैं, ये टूरिज़्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये किसी भी बिज़नेस में जब लेन देन होती है तो स्पेसिफिकली हम यहाँ पर जो ये टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो हम इसी पर टिके रहेंगे। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री में जब इतने सारे लेन देन होते हैं तो उन्हें सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने का पहला जो कदम होता है वो होता है जर्नलिंग करना, ठीक है, जर्नलाइजिंग करना होता है। तो द जर्नल क्या है, इसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो द जर्नल बिजनेस की एक तरह से क्रोनोलॉजिकल डायरी होती है। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सबसे पहली एंट्री इसी किताब में होती है। इसे हम एक क्रोनोलॉजिकल डायरी कहते हैं, याद रखिए, क्योंकि जो इसमें ट्रांजैक्शन है उसी सीक्वेंस में लिखी जाती है जिस सीक्वेंस में वो रियल लाइफ में होती है, डेट वाइज। ओके, तो यहाँ पर डेट वाइज सारे रिकॉर्ड लिखे जाते हैं। तो इस जर्नल का जो मेन फीचर्स है वो क्या क्या है, तो पहले देखिए डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड्स। तो हर ट्रांजैक्शन के जो है वो दो पहलू होते हैं। एक होता है लेने वाले को कहते हैं हम डेबिट, और एक होता है देने वाला यानी क्रेडिट। तो यहाँ पर अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो वहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट का यही फॉर्मूला चलता है। तो जैसे जब हम पैसे डालते हैं, ठीक है, तो वो हमारे अकाउंट में डेबिट हो जाता है, और जब हम वहाँ बैंक से पैसे निकालते हैं तो क्या होता है, बैंक वाले जब हमें पैसे देते हैं, हमारे ही पैसे देते हैं, तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो बैंक हमें देने वाला है और हम जो है वो लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जर्नल इन दोनों रिकॉर्ड को इन दोनों को ही रिकॉर्ड करता है ताकि जो अकाउंटिंग के इक्वेशन है वो बैलेंस्ड रहे। फिर यहाँ पर है प्रोवाइड्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जिसे हम यहाँ पर नरेशन कहते हैं। इसे भी याद रखिए, नरेशन किसे कहते हैं।
हर एंट्री के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी जाती है जो कि बताती है कि वो एंट्री किस बारे में है। इसे नरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कैश हुआ है, ये अकाउंट पेएबल हो चुका है, ये डिनर सर्विस हुई है। यहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें लिखी गई है ना लास्ट में, जो कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जो कि बता रहा है कि ये एंट्री किस बारे में है, तो इसे हम नरेशन कहते हैं। फिर थर्ड इसका जो मेन फीचर है वो है प्रिवेंट स्किपिंग ट्रांजेक्शन। चूँकि हम रोज़ाना की जो बातें हैं वो डेट वाइज लिखते हैं, इसीलिए किसी ट्रांजेक्शन के छूटने का इसमें डर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, या स्किप होने का बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब इस जर्नल का हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपकी एजेंसी कोई ट्रैवल एजेंसी है, तो आपने 4 अप्रैल को कुछ ट्रांजैक्शन किए। इस रजिस्टर को यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो वहाँ ये एंट्रीज कैसे दिखेगी। तो यहाँ पर डेट आ गई पहले 4 अप्रैल, यहाँ पर 4 अप्रैल की डेट आ गई। फिर यहाँ पर हम देखेंगे फूड एंड बेवरेजेस सप्लाईज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेबिट आ गया, डेबिट का यहाँ पर कॉलम आ गया और क्रेडिट का कॉलम आ गया, यानी लेन देन वाला ये जो कॉलम आ गया यहाँ पर। तो इसमें देखिए नरेशन क्या है यहाँ पर, फूड एंड बेवरेज सप्लाईज। तो जो ये पर्टिकुलर्स है ये हमें बता रहे हैं कि जो 4 अप्रैल को खर्चा कहाँ किया गया। तो फूड एंड बेवरेज की सप्लाई हुई थी, तो वहीं पर ये सारा खर्चा हुआ है और ये जो अकाउंट है ये पेएबल हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आपने टूर ग्रुप के लिए खाने पीने का सामान खरीदा और जो है पेमेंट वो है नगद यानी कैश में की है, तो ये सब यहाँ पर देखा जाता है। फिर 5 अप्रैल की जो एंट्री हुई है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपने अपने स्टाफ जैसे जो टूर गाइड हो गए या ड्राइवर्स हो गए, उनकी जो सैलरीज़ है, जो वेजेस है, वो भी यहाँ पर पे की है, तो ये भी यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में यहाँ पर दिखाया जाता है। सोचो आप एक बहुत बड़े ग्रुप टूर पर हो और सुबह बस में डीजल भरवाया, दोपहर को सबको लंच करवाया और शाम को होटल के पैसे दिए। अगर आप ये सब उसी वक्त अपनी डायरी में नहीं लिखोगे तो कल को भूल जाओगे कि कितना खर्चा हुआ था। तो ये जो जर्नल होता है, तो ये जर्नल जो होता है बिल्कुल डायरी की तरह है। ये आपको बताती है कि पैसे कब आया या गया। तो ये डेट वाइज पूरा जर्नल को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे आप डेली डायरी लिखते हो ना, जैसे हम जर्नलिंग भी कहते हैं। आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो खाया पिया। जैसे आप अपनी डेली लाइफ के बारे में लिखते हो, जर्नलिंग करते हो, तो ये जो यहाँ पर जर्नल है ये भी एक तरह से बिजनेस के डेली उसको लिखना है, डेली रिकॉर्ड को लिखना है कि मैंने कितना पैसा कहाँ पर खर्च किया, कहाँ पर किसको पैसे दिए, कहाँ कितने पैसे लिए। तो ये जर्नल एंट्री होती है। अगर आपकी ये जो जर्नल एंट्री सही है तो आपकी जो पूरी अकाउंटिंग है शुरू से लेकर एंड तक, तो ये बहुत ही सही रहेगी। तो इसीलिए इसे ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पवित्र है, सेक्रेड है, और ये जो बुक है ये बहुत ही वैल्यूएबल होती है अपने डेली रिकॉर्ड्स रखने के लिए। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं लेजर की। इसे कहा जाता है द किंग ऑफ बुक्स। तो जो हमारी जर्नल बुक थी वो थी हमारी डेली डायरी, और ये जो लेजर बुक है ये होती है हमारी क्लासिफिकेशन हब। आइए इसे अब यहाँ पर हम थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। तो लेजर क्या है? जर्नल बुक में हमने देखा कि सब कुछ मिक्स होता है, होटल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, स्टाफ की सैलरी, सब डेट वाइज लिखा होता है। लेकिन अगर आपको महीने के एंड में ये जानना हो कि मैंने सिर्फ होटल्स पर टोटल कितना खर्चा किया है, तो जर्नल के पन्ने पलटने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यही काम आता है हमारा ये लेजर। ठीक है, लेजर हर एक आइटम को अलग 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 रखता है। ठीक है, ये जो है हर आइटम का एक अलग पेज बनाता है और उससे जुड़ी सारी एंट्रीज को एक जगह ग्रुप करके रखता है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये एक जो है गेस्ट लेजर है यहाँ पर। तो आई डोंट नो ये यहाँ पर इरेज होगा या नहीं होगा। तो ये देखिए ये एक गेस्ट लेजर है।
तो ये पन्ना सिर्फ एक गेस्ट जो कि है मिस्टर आर्थर डेविस, उसी के लिए बनाया गया है। तो ये गेस्ट लेजर जो है एक आदमी के लिए है जिसका नाम मिस्टर आर्थर डेविस है, जो कि रूम नंबर 401 में रहे थे। 8 अप्रैल 2024 को आए थे और 12 अप्रैल 2024 को चले गए थे। उन्होंने 8 से लेकर 11 तारीख क्या क्या किया ये सिर्फ उन्हीं के बारे में है। फिर अगर ऐसे ही कोई दूसरा आदमी आएगा तो वो दूसरे पन्ने में लिखा जाएगा, तीसरा आदमी आएगा तीसरे पन्ने में लिखा जाएगा। तो ये लेजर का यही काम होता है कि हर एक को जो है वो अलग अलग कैटेगराइज करता है। तो इसमें उनके जो है रूम के चार्जेस हो गए, रेस्टोरेंट चार्जेस हो गए या टैक्सेस को जो हो गया वो एक ही पेज में लिस्ट किया जाता है, एक ही जगह लिस्ट किया जाता है। हर एंट्री के बाद हमें ये पता चलता है कि उनका टोटल बैलेंस कितना है, कितना उनको देना बाकी है, कितना उनसे लेना बाकी है। तो टूरिज़्म बिजनेस में लेजर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो टूरिज़्म मैनेजर्स के लिए जो है ये लेजर एकदम गोल्ड की तरह काम करता है। इससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि किस एयरलाइंस को कितना पैसा देना है आपने, या किस ट्रैवल एजेंट से कितना पैसा लेना है आपने। आप इस लेजर में देख सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले ट्रांसपोर्ट पर आपने कितना खर्चा किया था, या फिर फूड एंड बेवरेजेस में आपको कितना फ़ायदा हुआ था, कितना खर्चा हुआ था। तो ये लेजर का काम होता है हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से स्पेसिफिक जो है कैटेगराइज करके रखना है। लेजर के जो लेजर के थ्रू ही बाद में फाइनल बैलेंस निकाला जाता है, उन्हीं से आगे चलकर जो है वो ट्रायल बैलेंस बनता है। तो जो ये ट्रायल बैलेंस वगैरह है ये हम आगे ही पढ़ेंगे बहुत, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है और लेंथी है, आपको एक एक करके ही इन्हें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोचो कि आपके पास एक बहुत बड़ा बैग है जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ हैं। तो वो जो सब्जियों वाला बैग हो गया ना उसे हम कहेंगे जर्नल, क्योंकि हमने उसमें सारा कुछ आलू भी डाला है, प्याज भी डाला है, टमाटर भी डाला है, तो एक तरह से वो जर्नल है। आप फिर घर को आ गए तो आपने क्या किया, आलू को आलू की टोकरी में रखा, प्याज को प्याज की टोकरी में रखा। तो ये क्या हो गया, लेजर हो गया कि आलू की जगह आलू ही रखा है, प्याज की जगह प्याज रखा है, टमाटर की जगह टमाटर ही रखा है। तो इसको याद रखने का फॉर्मूला ये है कि जो जर्नल है वो रिकॉर्डिंग है, यानी उसे साथ साथ में लिखा जाता है, डेली लिखा जाता है। और जो लेजर है वो क्लासीफाई करता है, अलग अलग करके हर चीज़ को लिखता है। तो बस यही है इसको याद रखने का तरीका। फिर यहाँ पर एक की टर्म है पोस्टिंग, इसे याद रखिएगा। पोस्टिंग क्या है, जर्नल से लेजर में जब जो जर्नल में एंट्री की जाती है ना, जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं लेजर में क्लासीफाई करके, तो उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट PYQ डिस्कस करेंगे जो कि दिसंबर 2025 का है, यानी बहुत ही लेटेस्ट है ये। तो 2025 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि द नाइट ऑडिटर ट्रांसफ़र द अनपेड गेस्ट अकाउंट टू। तो इसके ऑप्शन है गेस्ट फोलियो, नॉन गेस्ट फोलियो, सिटी लेजर, मिसलेनियस लेजर। तो इसका यहाँ पर जो सही जवाब है वो है सिटी लेजर। हमने गेस्ट फोलियो के बारे में पढ़ लिया है। अब आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको नाइट ऑडिटर के बारे में नहीं पता होगा कि नाइट ऑडिटर क्या होता है। यहाँ पर देखिए आपको जो भी PYQs है वो बहुत ही ध्यान से लगाने होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो PYQs अगले जो क्वेश्चन बनते हैं वो PYQ के थ्रू ही बनते हैं। तो ये गेस्ट फोलियो मुझे लगता है कि 2024 या जून वाले किसी पेपर में आया है, किसी एग्ज़ाम में आया है। तो इसे देखिए अभी यहाँ पर ऑप्शन में यूज़ कर लिया है। तो अगर हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हो कि गेस्ट फोलियो क्या है, तो यहाँ पर एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि गेस्ट फोलियो यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा, नॉन गेस्ट फोलियो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। पर यहाँ पर आपको मेन दिक्कत यहाँ पर आएगी कि जब आपको नाइट ऑडिटर नहीं पता होगा कि क्या होता है, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो सिटी लेजर है। तो होटल अकाउंटिंग में जो है वो 2 तरह की दुनिया होती है। पहला आता है आपका गेस्ट लेजर, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। जब तक एक गेस्ट जो है वो होटल में होता है, जब तक वो चेक इन होता है, चेक इन यानी होटल में होता है, रूम सर्विसेज हो या लॉन्ड्री हो, सबका रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है। किसमें, गेस्ट लेजर में, जब तक वो बाहर नहीं गया है, जब तक उसने चेकआउट नहीं किया है। तो जो भी उसका रिकॉर्ड होगा वो गेस्ट लेजर में होगा।
फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, फिर यहाँ पर देखिए जब सिटी लेजर क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। जब जो गेस्ट है वो चेकआउट कर लेता है, उसका बिल जो है तुरंत कैश या कार्ड से पे नहीं होता, तो क्या होता है, तो वो अकाउंट सिटी लेजर में शिफ्ट कर लिया जाता है। तो इसका मतलब होता है कि जो गेस्ट है वो उसने पे करने की कोशिश की पर उससे अभी पे नहीं हुआ है, यानी अभी तो वो उस होटल का गेस्ट नहीं है, पर उसको जो पैसे देना अभी बाकी है, ठीक है, तो उसे गेस्ट लेजर में नहीं काउंट किया जाएगा, उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सिटी लेजर में। ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर देखिए नाइट ऑडिटर क्या होता है। नाइट ऑडिटर का क्या रोल होता है। नाइट ऑडिटर का काम होता है दिन भर की सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को क्रॉस चेक करना। जो नाइट ऑडिटर होता है, यानी जो ऐसा मान लीजिए रिसेप्शनिस्ट की तरह ही एक आदमी है जो कि वहाँ पर वह सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को देख रहा है एक होटल में। तो नाइट ऑडिटर का यही काम होता है कि दिन भर में जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई है उसको लास्ट में, मतलब रात को जैसे दुकान बंद करने के बाद, होटल बंद करने के बाद एक बार चेक करता है, क्रॉस चेक करता है सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी को। वो इंश्योर करता है कि कोई भी जो गेस्ट जा चुके हैं उनका कितना पेमेंट बाकी है, उन्हें फॉर्मल तरीके से जो है वो गेस्ट लेजर से हटाकर वो सिटी लेजर में ट्रांसफ़र करता है। तो ये सब बातें जो है नाइट ऑडिटर करता है। फिर जब सिटी लेजर में इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो बाद में बैक ऑफिस टीम जो है, बाद नाइट ऑडिटर जब उसे जो है सिटी लेजर में डाल देगा तो इससे क्या होगा, जो बाद में आएंगे ना काम करने वाले बैक ऑफिस टीम जिसे हम कहते हैं, तो वो उस पैसे को कलेक्ट करेगी, उसे पता लगेगा कि किसका पैसा बाकी है। मतलब बाकियों के लिए आसान हो जाता है ये सब चीज़ें देखना कि किसका पैसा बाकी है, किसका बाकी नहीं है। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि ये जो बाकी ऑप्शंस हैं ये क्यों गलत है। तो जब आप PYQ सॉल्व करते हैं ना तो आपको सिर्फ यहाँ पर आंसर नहीं देखना है कि आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर है यही है, आपको बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है कि ये सारी चीज़ें अगर गलत है तो क्यों गलत है। तो इससे हमारी जो है डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो अक्सर जो है हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यहाँ पर गेस्ट फोलियो क्यों नहीं हुआ या फिर नॉन गेस्ट फोलियो क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए जो गेस्ट फोलियो होता है ये हमने पढ़ लिया है, ये सिर्फ एक सिंगल गेस्ट का इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है, कोई डेस्टिनेशन लेजर नहीं होता है। और जो नॉन गेस्ट फोलियो है ये उन लोगों के लिए होता है जो होटल में स्टे नहीं कर रहे पर वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है जैसे जिम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, उसे यूज़ कर रहे हैं। तो वो एक तरह से गेस्ट वहाँ के नहीं हैं पर वहाँ का जो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं जिम या रेस्टोरेंट का। फिर ये जो मिसलेनियस लेजर है ये एक बहुत ही जनरल अकाउंटिंग टर्म है, होटल फ्रंट ऑफिस अकाउंटिंग में इसका कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं होता है। तो याद रखना जो गेस्ट लेजर है वो जब तक गेस्ट इन हाउस है तब तक वो गेस्ट लेजर में अकाउंट होगा, पर जब उसने चेकआउट कर लिया है पर उसने पैसे नहीं दिए हैं तो वो सिटी लेजर में चला जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब तक बिल पे नहीं किया गया है और वो चेकआउट हो चुका है तो गेस्ट लेजर से हट कर वो सिटी लेजर में आ जाएगा। तो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन जो है UGC नेट में अक्सर पूछे जाते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और कल के लिए हम जो बाकी के टॉपिक्स बच गए हैं उन्हें कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। MCQ और PYQs मैं जो है वो यहाँ व्हाट्सएप पर डालती रहती हूँ। रोज़ के अगर आप 5 PYQs लगाओगे और उसे डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ खुद से सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है कि आपका JRF होना बहुत ही ज़्यादा निश्चित है। तो जो भी यहाँ पर PYQs वगैरह यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ उसे ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा, उसे डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ खुद से बिल्कुल ध्यान से देखिए, पढ़िए, सर्च करिए और उन्हें सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ ना आया हो तो बेझिझक कमेंट करें, पूछें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। डोंट forget to like, share, subscribe, blah 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 blah. Now signing off, bye bye.